चलिए, ऑनलाइन वाले आ गए हैं। चलिए, कुछ लोग का मुझे मैसेज आया था कि उनको कल जो चार्ट पढ़ाया था वो क्या नहीं है, समझ में नहीं आया। तो मैं फिर से वो चार्ट को क्या करूंगा, अभी समझा देता हूँ। आप लोग भी लिख लेना, फिर से लिख लेना, ठीक है। नए ढंग से बता देता हूँ, फिर से आप लिख लेना। उसके बाद फिर अपन जहां से कल खत्म किए थे उसको मैं थोड़ा सा रिविजन करके वहां से चालू करूंगा, ठीक है। चलिए, है ना। तो भारत में बैंकिंग के अगर दृष्टिकोण से देखूं तो बैंक जो होता है इसको दो तरीके से अपन बांटे थे, ठीक है। इसको अपन वित्तीय कंपनी बोलते हैं। बैंक एक प्रकार की वित्तीय कंपनी होती है, ठीक है। अब इसको दो भागों में बांटे थे अपन कल, किसमें किसमें, एनबीएफसी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। एक और एक क्या पढ़े थे अपन, बीएफसी पढ़े थे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल, बैंकिंग वित्तीय संस्था। संस्थान नहीं बोलेंगे यार, कंपनी बोलेंगे। अभी बोल रहा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने आपको यहां से क्या किया था, डिवाइड करके बताया था, ठीक है। ये पूरी जो बैंकिंग जो है ये किस पर निर्भर है, वित्त मंत्रालय। फिर वित्त मंत्रालय से कहाँ आएगा, वित्त मंत्रालय में कौन बैठा रहेगा, है ना, सेक्रेटरी। और इसके नीचे कौन रहेंगे, आरबीआई, ठीक है। कल अपन ऐसे लिखे थे, थोड़ा सा मैं आज आपको डिफरेंट करूंगा उसको। आरबीआई के अंतर्गत दो प्रणालियां रहेंगी, ठीक है। इसके अंतर्गत दो प्रणालियां रहेंगी, एक कौन होगी, अनुसूचित बैंक, ठीक है। और अच्छे से मैं डील कर रहा हूं इसको, अनुसूचित बैंक। और दूसरा क्या होगा, गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। अब ये अनुसूचित बैंक कौन होंगे, जो बैंक आरबीआई, जो बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसूची 2 में सूचीबद्ध हो, ठीक है। मतलब जिन जो बैंकों का नाम किसमें शामिल है, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसूची 2 में, ठीक है। और गैर अनुसूचित बैंक कौन सा होगा, तो लिखना बैंकिंग अधिनियम 1949, है ना। जो ऐसा लिख लेना, जो बैंक गैर अनुसूचित बैंक अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड ग में सूचीबद्ध हो, बात समझ में। इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है, इसमें एक्ट कौन सा है, 49 है, धारा कौन सी है, 5, और खंड कौन सा है, खंड ग, ठीक है। याद रखिएगा इसको, कल नहीं लिखे थे तो लिख लेना। ये अनुसूची 2 है, 4 अनुसूचियां हैं, उसमें अनुसूची 2 है, ठीक है। इस एक्ट में 4 अनुसूचियां हैं। चलो, अब ये जो अनुसूचित बैंक है इसके अंतर्गत 3 बैंक आएंगे। इसके अंतर्गत पहला होगा कमर्शियल बैंक, इंग्लिश में कमर्शियल बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे वाणिज्यिक बैंक,
दूसरा होगा कौन सा? हाँ, सहकारी। दूसरा होगा सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। और तीसरा क्या है? इसमें होगा विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक। इसको हो जाएगा डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है? जो विकास कार्य के लिए ऋण देंगे। ठीक है, अभी भी देखेंगे इसको क्या है ये। अब ये जो वाणिज्यिक बैंक है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है भाई? जमा स्वीकार करना और फिर क्या करना है? ऋण प्रदान करना। यही क्या रहेगा? मतलब ये प्रायः व्यापार से संबंधित क्या करेगा? कामकाज करेगा। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आएगा, पहला आ जाएगा सार्वजनिक। कितने बैंक आ जाएंगे सार्वजनिक? या फिर आ जाएगा राष्ट्रीयकृत। सार्वजनिक या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा बात है सरकारी बैंक। मैं बोल सकता हूं। ठीक है, ऐसे कोई भी बैंक जिसमें 50% से अधिक पूंजी किसकी है? गवर्नमेंट की है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम सार्वजनिक बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर उसको सरकारी बैंक। ठीक है, अगर कोई भी निजी बैंक है, मान के चलो एक्सिस बैंक है। अब एक्सिस बैंक को अगर क्या करना है? सरकारी बैंक बनाना है, तो सरकार उसका राष्ट्रीयकरण कर देगी। उसको क्या घोषित कर देगी? राष्ट्रीयकृत घोषित कर देगी। ठीक है, अभी जब हम बैंकों का क्रमिक इतिहास पढ़ेंगे तो मैं उसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, किस प्रकार है ना। अभी अपने पास पूरा टाइम है, 45 मिनट है। 45 मिनट में मैं आपको आज कहां से कहां ले जाऊंगा। ठीक है, बहुत लंबी यात्रा तय करनी है आपको अभी। पहले आप इसकी एक समझ विकसित कर लीजिए कि इसको क्या क्या बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो, अगला क्या होगा? विदेशी बैंक। अगला होगा विदेशी बैंक, इंग्लिश में बोलेंगे फॉरेन बैंक। ठीक है, चलिए तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा देसी बैंक। अब ये जो देसी बैंक है इसी को ही सामान्य श्रेणी में हम किसमें ले जाएंगे? नहीं, देसी बैंक मत करो, इसको आप निजी बैंक करो। ठीक है, देसी बैंक या फिर चलो देसी बैंक ही कर लो। देसी बैंक कर लो, पुरानी पीढ़ी के बैंक। और दूसरा क्या हो जाएगा? नई पीढ़ी के बैंक। हाँ, निजी बैंक अलग है, अभी आगे पढ़ते हैं निजी बैंक क्या चीज। निजी बैंक में बताया था ना इसको कल। इसको निजी बैंक में कोई 1 मिनट में याद करने दो। सार्वजनिक हो गया, विदेशी हो गया, देसी हो गया। ठीक है, इसको ना निजी बैंक में लिखना है। निजी बैंक के अंतर्गत लिखना है इसको, निजी बैंक। ठीक है, निजी बैंक जो है वो क्या होंगे? पुरानी पीढ़ी के बैंक, और एक क्या हो जाएंगे? नई पीढ़ी के बैंक। ठीक है, चलो अब ठीक है। अब ये जो पुरानी पीढ़ी वाले कौन होंगे? 1994 के पहले के बैंक, और नई पीढ़ी के कौन से होंगे? 1994 के बाद के बैंक, ठीक है, चलिए अब बचा क्या? अब बचेगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको हम बोलते हैं आरआरबी, है ना। अभी इसकी संख्या ओवरऑल इंडिया में कितनी है? 43 है। पहले 75 थी, फिर कम होते होते आज कितनी आ गई है? 43 आ गई है। ठीक है, ये जितने बैंक आपको दिख रहे हैं ये सारे बैंक क्या करते हैं? वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है,
जिसके अंतर्गत ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई युवा वर्ग है या कोई वहां के नागरिक हैं, अगर वो क्या करना चाहे, वाणिज्यिक गतिविधि करना चाहे, व्यापार गतिविधि करना चाहे, तो उसके लिए ये बैंक उनको क्या देते हैं, ऋण देते हैं। एवं कृषि क्षेत्र के लिए भी क्या देते हैं, ऋण देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब विदेशी बैंक कौन से होंगे भाई? अभी टोटल 40 है इंडिया में, बढ़ता रहता है, कभी इसका जनसंख्या, इसका संख्या नहीं पूछेगा, इसका पूछेगा। इसको आज ही रट डालो, आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूल सकते आप। इसकी संख्या क्या है? 12 है। ठीक है, 10 बैंकों का 4 बैंकों में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, इसीलिए इसकी संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। पहले कितनी थी? 27। ठीक है, 21 प्लस 6 गिनते थे, है ना, 21 प्लस एसबीआई के भाई बहन मिला के 6, है ना, टोटल मिला के कितना होता था? 27। 27 से आज कितना हो गया? 12। अब ये 12 से भी 10 होने वाला है। अभी भी प्रक्रिया चल रही है, एक दो बैंकों को क्या करने का, मिलाने का। ठीक है, मेंस में ये प्रश्न आएगा, है ना, निबंध के रूप में भी आ सकता है। यह बैंकों का जो विलयकरण हो रहा है, इसके क्या लाभ, क्या नुकसान, या इसके पीछे क्या क्या है, कारक विद्यमान है। ठीक है, चलिए, तो वो अपने काम का नहीं है अभी, आप इसको याद रखेंगे कि अभी टोटल जो है ये पूरा लिखाऊंगा मैं, कौन कौन से 12 बैंक है, किसको किसमें क्या किया गया है, विलित किया गया है, विलय किया गया है। ठीक है, चलो, यहाँ समझ में आ गया होगा, तो मैं इधर जाऊंगा सहकारी बैंक। ठीक है, ये सहकारी बैंक कैसा होगा? त्रिस्तरीय होगा। इसकी संरचना कैसी होती है? त्रिस्तरीय संरचना होती है। ठीक है, पहला क्या होता है? अपेक्स, या इसी को क्या बोलते हैं? राज्य स्तरीय। ठीक है, दूसरा क्या होता है? केंद्रीय, केंद्रीय या फिर जिला स्तरीय। और तीसरा क्या होता है? प्राथमिक कृषि साख समिति। प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति, ऐसा होता है ना। ठीक है, प्राथमिक कृषि, चलो साख समिति लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति होता है, या सहकारी प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक है, उसको गायब भी कर देते हैं, प्राथमिक कृषि साख समिति लिख देते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी टोटल कितना है? हाँ, 2058 रट डाले हो, है ना, पहले 1333 था। ठीक है, अब 2058 है। इस बार के सर्वेक्षण में भी क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण में वही दिया हुआ है। हो गया। और केंद्रीय कितने हैं? हाँ, कंफ्यूज, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, 6 है ना, 5 तो संभाग में है, 1 तो राजनांदगांव गांव में, ऐसी है नहीं। ठीक है, चलिए, अगला आएगा ये डेवलपमेंट बैंक। ये क्या सिरदर्द है? ये विकास बैंक। ये विकास बैंक जो है, ये डेवलपमेंट वर्क के लिए क्या करते हैं? ऋण देते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट नंबर, पहला जो बैंक है उसका नाम है IFCI। IFCI फुल फॉर्म बोलूंगा, लंबा चौड़ा इसलिए लिखूंगा नहीं, है ना। IFCI, इसका स्थापना हुआ था 1948, लिख लीजिएगा 1948। फुल नेम लिखिएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंग्लिश। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसको चार्ट में सिर्फ स्थापना तक छोड़ रहा हूं ना। इसकी स्थापना कब हुई है? 48 में हुई है ना। और ये क्या है? ये स्वतंत्र भारत का पहला विकासात्मक संस्थान था जो विकास कार्यों के लिए क्या देता था? ऋण। इंग्लिश में क्या होगा इसका फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको अपन जब आगे पढ़ेंगे तो मैं लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ ये लिख के छोड़ दो। अगला लिखना एक्सिम, सेकंड नंबर लिखना एक्सिम। एक्सिम, एक्सिम का फुल फॉर्म लिखना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट
इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है भाई? 1982, ठीक है, 1982, ठीक है। चलिए थर्ड लिखना नाबार्ड, नाबार्ड, ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड का, लिखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। धीरे धीरे बोल रहा हूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये कब बनाया गया है? हाँ, इसको डेट सही याद रखेंगे, डेट सही पूछता है इसको, 12 जुलाई 1982 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? उसके बाद लिखिए आप सिडबी, SIDBI, सिडबी। हाँ, मैं ये बताना भूल गया, ये जो नाबार्ड है ये ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में क्या देने वाली, अनुदान प्रदान करने वाली सबसे क्या है, शीर्षस्थ संस्था है नाबार्ड, ठीक है। चलो अगला लिखना आप सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्थापना कब हुई है? 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990। चलिए ठीक है भाई, चलिए तो ये है एक प्रकार से चार्ट। अब ये जो गैर अनुसूचित बैंक है ना, ये वो बैंक होते हैं, हाँ, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक में मेन अंतर समझ लो। ये जो आरबीआई है, भारत की सर्वोच्च बैंकिंग क्षेत्र की सर्वोच्च क्या है, नियामक संस्था है, जो नियंत्रण करती है सब पे, ठीक है। ये सारे बैंक पे नियंत्रण कौन करेगी? आरबीआई। आरबीआई मौद्रिक नीति को क्या करती है? लागू करती है, ठीक है। और उस मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये देश में महंगाई है ना, वो क्या करती है? कंट्रोल करती है ना। जैसे आप सुने होंगे CRR, SLR, रेपो रेट, है ना, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट, है ना, ये इन सब के माध्यम से महंगाई को क्या करती है? कंट्रोल करती है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? उसी को हम अच्छी भाषा में, अर्थव्यवस्था की भाषा में मुद्रास्फीति कह देते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, उसको कंट्रोल कौन करती है? आरबीआई, ठीक है। अब ये आरबीआई के अंतर्गत जितने भी क्या है अनुसूचित बैंक है, जिनका नाम अनुसूची 2 में है, ये सबका होगा है। इनको जो है आरबीआई के दिशा निर्देशों को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। जो जो ये नियम बनाएगी उसको पालन करना पड़ेगा। इसके अंदर अनुसूची 2 में जो जो बैंक क्या है, पंजीकृत है, सूचीबद्ध है, ठीक है। और ये जो बैंक है, इनको ये अगर इसकी नियमों का पालन कर रहे हैं तो ये इसको कुछ रियायत भी देगी, और ये चाहे तो इनसे क्या ले सकते हैं? ऋण ले सकते हैं, ठीक है। तो जब ये आरबीआई के बनाए नियमों का पालन करेंगे तो ये बिल्कुल हकदार हो जाते हैं कि ये आरबीआई से क्या ले सकते हैं? मदद ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके विपरीत ये जो गैर अनुसूचित बैंक, वो बैंक होते हैं जो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होते, या जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते। इनका अपना क्या रहता है? रूल रहता है। भारत में धीरे धीरे ऐसे फर्जी बैंकों की संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, ठीक है। इसको आप भी क्या कर सकते हो? बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आप क्या रहोगे? फर्जी रहोगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इसकी संख्या लगातार क्या हो रही है इंडिया में? अब कम होती जा रही। बहुत कम ऐसे कंपनियां हैं जो यहाँ पर रह गई है, अदरवाइज सारी कहाँ आ गई है? अब तो जैसे ये एनबीएफसी जो है ना, अब ये भी क्या है, इसमें ज्यादा अंतर रह नहीं गया है। या अगर हम और अच्छे भाषा में बताऊं तो जो मुद्रा बाजार होता है और जो पूंजी बाजार होता है, स्टॉक मार्केट जानते हो आप लोग, शेयर मार्केट वगैरह, अब उसमें भी ज्यादा क्या नहीं रह गया है? अंतर नहीं रह गया है। वो वहां की कंपनियां इधर इंटर कर रही है, इधर की कंपनियां उधर इंटर कर रही है, ठीक है। सारी कंपनियां आजकल म्यूचुअल फंड प्रदान कर रही है,
SIP दे रही है, ठीक है। ये सब क्या होता है आप लोग अर्थव्यवस्था में क्या करोगे, पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, तो मैं ये समझता हूं कि आपका समझ विकसित हो गया होगा कि कौन सा बैंक क्या क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? चले आगे, मिटा दो इसको है। हाँ, फोटो खींचना है फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो मिटा दो अब। चलो अब लिखना भारत में बैंकों का विकास। भारत में बैंकों का विकास। भारत में बैंकों का विकास, ठीक है। चलिए, सबसे पहला बैंक कौन सा बना, है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब तो आपको क्या हो गया होगा, ये याद हो गया होगा, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना था, 1770, ठीक है। इसमें लिखना ये कहाँ बनाया गया था, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। कौन सी कंपनी के द्वारा, है ना, अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा, अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा, ठीक है। चलिए, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि आप जानते हैं कि लगभग लगभग 1757 की लड़ाई जो थी वो प्लासी की थी, और 1764 की लड़ाई किसकी थी, बक्सर की थी, ठीक है। इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद अगर हम देखें तो पहले युद्ध को जीतने के बाद बंगाल में ब्रिटिशर्स का क्या पड़ा, पैर पड़े, है ना, मतलब दो पैर आ गया था, ऐसी कुछ बताया था कल मैं आपको, ठीक है। और जब बक्सर को जीत लिया तो पूरे बंगाल में ये लोग क्या हो गए, लेट गए ऐसे, ठीक है। मतलब पूरे बंगाल पर किनका आधिपत्य हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशर्स का। और 65 में जो इलाहाबाद की संधि की है, फिर तो ये लोग अवध क्षेत्र पर भी क्या कर लिए, कब्जा कर लिए, ठीक है। मतलब वहां पर दीवानी अधिकार अपने नाम कर लिए इन लोगों ने, है ना, राजस्व वसूलने का अधिकार इन लोगों ने अपने नाम कर लिया था, ठीक है। अब जो है इनको ज्यादा क्या चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो फिर ब्रिटेन से कौन आएंगे, हाँ, ब्रिटेन से जो अधिकारी लोग हैं, है ना, उनकी नियुक्ति होगी कहाँ, भारत में। और उनको अपनी बचत को रखने के लिए कोई क्या चाहिए, कोई स्थान चाहिए। तो उसी लिए भारत में बैंक की अवधारणा का क्या हुआ, विकास हुआ, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर एक कंपनी थी उसके द्वारा, ठीक है। ये एक टेंडर लेने वाली क्या थी, कंपनी जो टेंडर लेती थी। टेंडर जानते हो, जैसे रेल पटरी बनाना है उसका टेंडर ले लिए, कोई भवन बनाना है उसका टेंडर ले लिए, ठीक है, बिजली का काम करना है उसका टेंडर ले लिए। तो एक टेंडर कंपनी है जो एक बैंक क्या कर देगी, स्थापना, क्योंकि इसकी भी बचत आ रही है। इतना पैसा को जहाज से कहां भेजेंगे, और उस समय तो पेटीएम वेटीएम था नहीं, ठीक है, तो रखना पड़ेगा ना कहीं पे, ठीक है। चलिए, तो कलकत्ता में इसकी क्या हुई स्थापना, इसमें आप भारत का पहला बैंक इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा बैंक की बात करते हैं अपन। दूसरा बैंक किसको बनाया गया, हाँ, अपन लिखेंगे बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई है, 1806, वेरी गुड। इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा, कलकत्ता, ठीक है। मतलब इसके लगभग लगभग 36 साल बाद किसकी स्थापना हुई, इसकी। ये वाला बैंक इससे ज्यादा क्या था, व्यवस्थित था, क्योंकि अब भारत को 3 प्रेसिडेंसियों में क्या क्या मतलब क्या किया जा चुका है, बांटा जा चुका है, ठीक है। मतलब अब ब्रिटिश शासन और ज्यादा अच्छा क्या और संतुलित और व्यवस्थित हो चुका है भारत में। तो उनको पैसा जमा करने के लिए क्या चाहिए, बैंक। तो तीनों प्रेसिडेंसियों का पैसा कहाँ आके जमा होता था, यहाँ पे, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर आके क्या कर सकते थे, अपना खाता खुलवा सकते थे। तो पहले लिखना, बचत खाता की शुरुआत करने वाला पहला बैंक,
बचत खाता की शुरुआत करने वाला पहला बैंक यही था। बचत खाता की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो यही था। चलिए हो गया भाई। और करेंसी जारी करता बैंक भी कौन है? यही है। उसके क्या लिख लेना? करेंसी जारी करता या करेंसी जारी करने वाला, करेंसी जारी करता पहला, है ना? आप ऐसे लिख लेना भाई, है ना? करेंसी जारी करने वाला पहला है। हो गया भाई? ठीक। चलो अब ये भी क्या है, शांति से चल रहा था। उसके बाद फिर कूदेंगे कौन? अंग्रेज लोग, और एक नया बैंक बनाएंगे। कहा? क्यों? इनका ये बोलना था कि तुम बैंक कहाँ पे बनाए हो? कलकत्ता में। अब इसको पैसा धर के कहा जाना पड़ता है? यहाँ। ठीक है, इसको कहा जाना पड़ता है यहाँ। क्यों ना तीनों प्रेसिडेंसियों में क्या खोल दो? बैंक खोल दो। तो यहाँ पर क्या खोला गया? बैंक ऑफ बॉम्बे। मुंबई लिखूं कि बॉम्बे लिखूं? हाँ, बैंक ऑफ बॉम्बे। इसकी स्थापना 1840। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? बम्बई। ठीक है, क्योंकि इसका प्राचीन नाम क्या है? बम्बई। इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, जो काम वो कर रहा है वही काम ये करेगा। चौथा जो बैंक आएगा वो कौन सा आएगा? बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है। इसकी स्थापना 1843 को कहां हुई? तो चेन्नई। ठीक है, इसकी स्थापना होगी चेन्नई में। इसमें किसी को डाउट? ठीक है। मेरे ख्याल लास्ट टाइम यहीं तक हुआ था यहां तक, और आगे बढ़ गए थे। अच्छा, वहां तक हो गया। चलो आज और कुछ कुछ नया बताऊंगा आपको। ठीक है, यहां तक हो गया था ना? चलिए अब आगे बात करते हैं। बैंक ऑफ मद्रास, चेन्नई। ठीक है, आप समझो क्या होने वाला है। ठीक है, अब 1843 तक पहुंच गए हैं। अब 1857 में क्या हो गया? भारत की पहली क्रांति। ठीक है, पहला 1857 का रिवॉल्ट हुआ, है ना? अब इस 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक अधिनियम लाया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा शासन संपत्ति था वो सारा किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, अब ये सारी जो संपत्ति है किसकी हो गई है? ब्रिटिश क्राउन की हो चुकी है। ठीक है, तो इन तीनों बैंकों को मिला के नया नाम दिया जाएगा 1921 में। अभी नहीं ना, अभी ऐसे ही चलते रहेंगे, है ना? उसी के अंदर में रहेंगे। 1921 में उसका नाम दिया जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसको मैं अभी नहीं लिखा रहा हूं, जब पहुंचेंगे तब। लेकिन दिल्ली दूरस्थ था, दिल्ली अभी दूर है। वहां तक पहुंचते पहुंचते अभी 10 बैंक और लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ू। चलो इसके बाद कौन सा बैंक आएगा? नहीं, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इलाहाबाद बैंक। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई है? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, है ना? डेट सहित लिखना चाहते हो? ठीक है, डेट सहित आएगा 24 अप्रैल 1865। ठीक है, कहा? भले नाम इलाहाबाद है लेकिन खुल कहाँ रहा है? कलकत्ता। इसलिए बिल्कुल चांस है कि इसका क्या पूछे? मुख्यालय, ताकि आप इस पे माइनर मिस्टेक जरूर करें। ठीक है, चलो चलो अब समझो। ये जितने भी बैंक स्थापित हुए हैं ना, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए थे। बात समझ रहे हो? ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए थे। इसमें सरकार या उससे पहले कंपनी का क्या हुआ करता था? पैसा, या आपस में मिलजुल के उन लोग क्या किए थे? इन बैंकों की क्या किए थे? स्थापना। अब ये वाला जो बैंक है ना, ये भारत का पहला निजी बैंक है। लिख लेना, भारत का पहला निजी बैंक, भारत का पहला प्राइवेट या निजी बैंक। ठीक, लिख लो इसको, भारत का पहला निजी बैंक। चलिए छठवां नंबर चले। अब हम किसमें पहुंच गए? छठवें नंबर में, अवध
कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, हिंदी में बोलेंगे अवध वाणिज्यिक बैंक। अब इसको भी क्यों बनाया जाएगा? वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए, ठीक है। इसकी स्थापना कब होगी? 1881, ठीक है। तो लिखना अवध कमर्शियल बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ होगा भाई? हाँ, हैदराबाद, हाँ फैजाबाद, ठीक है। अब फैजाबाद कहाँ आता है? फैजाबाद आता है यूपी में, है ना। उत्तर प्रदेश लिख लेना भाई, ठीक है। चलिए अब समझो, इसको आप लिखना, परीक्षा में प्रश्न आएगा, भारतीयों के द्वारा प्रबंधित, भारतीयों के द्वारा प्रबंधित प्रथम बैंक, ठीक। मतलब इसमें, है ना, उसके लिखना इस बैंक में विदेशी पूंजी और भारतीय पूंजी दोनों शामिल थी। और उसमें भी विदेश, ऐसा भी लिख सकते हो कि इस बैंक में विदेशी पूंजी अधिक और भारतीय पूंजी कम थी, इसीलिए अभी भी पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित बैंक नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन अगर परीक्षा में आ जाए कि भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है, तो क्या आएगा? यही आएगा, भारतीयों द्वारा स्थापित। भले क्या है, सहयोग से स्थापित कर रहे हैं अंग्रेजों के, तो भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक यही है। इसको ऐसे ही लिखो, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ठीक है। अब आएगा कौन सा? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। छठवां, इसके लिखना सातवां, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। ये पंजाब नेशनल बैंक जो है, इसकी स्थापना कब हुई है भाई? हाँ, 1894, 1894, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ, नई दिल्ली। किसके द्वारा बसाया गया है ना। इसमें आएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की भूमिका इसमें मेन। लाला लाजपत पढ़े लिखे आदमी है ये। बाद में इन्होंने लाहौर में कॉलेज की भी क्या की थी? हरदयाल जी, वो जो अरे कौन सा पार्टी था, गदर पार्टी वाले, लाला हरदयाल ना। हाँ लिख लो, उसका भी नाम लिख लो, लाला लाजपत राय। लेकिन मुख्य भूमिका यही रहेंगे ना। और दोनों का ना, हाँ, लाला हरदयाल का नाम बोल रहे हो आप? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल जी। कौन सा? मेरे को, मैं तो खोजता हूं तो मेरे को यही मिलता है इनका नाम। और आप भी परीक्षा में इन्हीं का उत्तर लेना है, क्योंकि, है ना। तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें आपको इसलिए नहीं लिखवा रहा था, क्योंकि इनका नाम थोड़ा सा क्या है, मतलब हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन इनका नाम आप हर जगह पाएंगे, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज नो कंफ्यूजन नो डाउट। मतलब लिखो ही मत, तो फिर क्या है, क्या नहीं होगा, डाउट ही नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से मत लिखो, लिख दिए हो तो काटना फाटना मत, ठीक है। याद रखना ये लाला लाजपत राय ही उत्तर है। हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद को, हाँ इसमें लिखना पंजाब नेशनल लिखना, बैंक में लिखना इस बैंक में संपूर्ण पूंजी भारतीयों की लगी थी। इसमें संपूर्ण पूंजी भारतीयों की लगी थी, है ना। अतः पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक
पीएनबी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। अभी बेचारा थोड़ा सा बर्बादी के कंडीशन में है, ठीक है। तो पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक, जिसमें पूरी पूंजी किसकी लगी हुई थी, भारतीयों की, ठीक है। चलो आएगा तो समझ जाओगे। चलो आगे लिखते हैं 8वां नंबर, ठीक है। 8वां नंबर कौन सा आएगा अब, इसके बाद पीएनबी के बाद, हाँ, बैंक ऑफ इंडिया, वेरी गुड। लिखिए बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना, हाँ लिखो 1906, 1906, बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, लिख लो, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। 9वां क्या आएगा, 9th नंबर में आएगा केनरा बैंक। केनरा, केनरा बैंक की स्थापना कब हुई है, 1906, और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर या बेंगलुरु, ठीक है। चलिए अब क्या आएगा, बैंक ऑफ, नहीं इंडियन बैंक आएगा, इंडियन बैंक 9वां, फिर 10वां आएगा इंडियन बैंक, ठीक है। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी, 1907, 1907। कहाँ है ये, इसका मुख्यालय, हाँ वेरी गुड, चेन्नई में, ठीक है। इसके अब मुख्यालय है चेन्नई में, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 10, ठीक है। अब लिखना 11वां, 11वां में आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई है, ठीक है। और इसका मुख्यालय बड़ौदा में ही रहेगा, मतलब गुजरात, है ना, बड़ोदरा गुजरात। बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। चलिए 12th नंबर, 12th में किसका आएगा, 12th में आएगा पंजाब एवं सिंध बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, ठीक है। पंजाब एवं 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, 1911, 1911। कहाँ इसका मुख्यालय, नई दिल्ली, नई दिल्ली। 13th नंबर, 13वें नंबर में आएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी भी स्थापना कब हुई है, 1911, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना लिख लेना 1911, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। इसका मुख्यालय है मुंबई, इसको लिख लीजिए, ठीक है। 14th नंबर, 14th नंबर में क्या आएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1919, और इसका मुख्यालय कहाँ है, यूनियन का, मुंबई में, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, 1919, 14वां, ठीक है। चलिए अब 15वां नंबर में कौन सा आएगा, इंपेरियल बैंक, ठीक है। यही लिख दो 15वां, इंपेरियल, इंपेरियल बैंक, इंपेरियल बैंक। कहा, ये कहाँ है इंपेरियल बैंक, कब हुआ इसकी स्थापना, 21, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इंपेरियल बैंक का, मुंबई, ठीक है, लिख लीजिए मुंबई। चलिए अब देखो, ये इंपीरियल बैंक में आप लिखिए
लिखना लिखना ब्रिटिश सरकार द्वारा बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ब्रिटिश सरकार द्वारा बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर इंपेरियल बैंक बनाया गया, ठीक है, जिसे स्वतंत्रता के पश्चात 1955 में एसबीआई नाम दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया, ठीक है। इसी समय इसका राष्ट्रीयकरण किया गया ना, राष्ट्रीयकरण किया गया भी इसी समय 1955 में ही इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। चलिए, तो ये हो गया टोटल आपका क्या चीज, 15वें नंबर का बैंक। अब आपका क्या आएगा 16th नंबर, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, यहां ऐसा, ठीक है, जितना ये सब काम का था इसको मिटा रहा हूं और अपन इधर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा बैंक आएगा, 16वां नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई, ठीक है। लिखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। चलिए, स्थापना कब हुई है, हाँ लिखना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, मुख्यालय मुंबई में। लिखिएगा आप, आपको कुछ टाइम लाने को लिखना, आप नहीं लाऊंगा। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, चलो अब समझो ये बैंक कैसे बना। क्या किया गया, 1925 में शाही आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग, शाही आयोग, ठीक है। अब ये जो शाही आयोग है, इसको बोला गया था कि आप क्या कीजिए, जांच कीजिए भारत में और ये फैसला दीजिए, ये सिफारिश कीजिए कि हम किस प्रकार भारत में क्या कर सकते हैं, एक केंद्रीय बैंक की क्या कर सकते हैं स्थापना। इसने लगभग 9 से 10 साल लिए, ठीक है। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया था, है ना, हिल्टन यंग को। लिख लेना, हिल्टन यंग क्या है, इसके अध्यक्ष, हिल्टन यंग अध्यक्ष है, ठीक है। तो हिल्टन यंग को अध्यक्ष बनाया गया शाही आयोग का, और बाद में इसी हिल्टन यंग के नाम पे इस आयोग को ही क्या बोला जाने लगा, हिल्टन आयोग बोला जाए, ठीक है। इस आयोग को ही क्या नाम दे दिया गया, हिल्टन आयोग, अदरवाइज उसका क्या नाम है, शाही आयोग ही है, ठीक है। और इस कमीशन, इस जो क्या बोलना चाहिए आयोग है, इस आयोग ने सिफारिश की और इसी के सिफारिश के आधार पर, है ना, एक अधिनियम बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं, आरबीआई एक्ट 1934। और इसी एक्ट के तहत 1935 में आरबीआई की क्या होगी, स्थापना, ठीक है। आप लिख सकते हैं शाही आयोग या हिल्टन आयोग ने, या शाही आयोग या हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 बनाया गया और इस एक्ट के तहत आरबीआई बैंक की स्थापना, ठीक है। चलिए, अब ये क्या है, इसका बहुत सारा है, इससे पहले चल हो गया भाई,
और 1949 में जब देश क्या हुआ, आजाद हुआ, तो आरबीआई का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण। कब किया गया, हाँ 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। और राष्ट्रीयकरण करने का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, सरकारी बैंक बना देना, ठीक है। तो इसकी 50% जो पूंजी थी, 50 से अधिक परसेंट वो किसके पास आई, भारत सरकार के पास आई। और तब से आरबीआई आज तक देश का क्या है बैंकों का बैंक है, या हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। चलिए याद रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये करेंसी वगैरह जारी करता है, उसको अपन आगे देखेंगे। अभी अपन क्रमिक इतिहास देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं 17वां नंबर, ठीक है। 17वां नंबर में किसका नाम आएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जानते हैं कब हुई इसकी स्थापना, कब हुई है, वेरी गुड, 1935। मुख्यालय कहाँ है, पुणे, ठीक है, मुख्यालय है इसका पुणे, हो गया। उसके बाद लिखना इंडियन ओवरसीज बैंक, 17th के बाद लिखना 18th, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्थापना वेरी गुड 37, और मुख्यालय चेन्नई, लिख लीजिए, मुख्यालय जो है वो कहाँ है, चेन्नई में। चलिए ठीक है। और उसके बाद कौन सा बैंक आएगा भाई, यूको बैंक, 19th नंबर, यूको बैंक, इसकी स्थापना 1943। और इसका मुख्यालय कहाँ है यूको बैंक का, हाँ कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। चलिए इस प्रकार हमने ऑलमोस्ट सारे बैंकों को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। क्या बोल रहे हो, बैंक ऑफ मैसूर, वो एसबीआई का जो वो बन गया था ना, बैंक ऑफ मैसूर को एसबीआई का ही तो अंग था ना वो, जैसे बैंक एक पटियाला था। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हो भाई, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, क्या छत्तीसगढ़ राज्य, बोलो ना भाई, कौन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पूछ रहे हो शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी छत्तीसगढ़ बहुत दूर है, अच्छा ठीक है, बहुत दूर है क्या, हाँ अभी दूर है, आगे आगे पढ़ेंगे उसको, है ना, जब सरकारी बैंक वगैरह पढ़ेंगे तब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अपन देखेंगे बैंकों को, ठीक है। चलिए तो ये हुआ, है ना। और इसके बाद कौन कौन से बैंक की स्थापना हुई है, तो उसको मैं आपको कल लिखवाऊंगा, ठीक है। हम आजादी तक पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा आप सुन लीजिए आखिर इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद भारत में सबसे पहले अभी आपने लिखा है आरबीआई का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। और आरबीआई को क्या बनाया गया, सरकारी बैंक। 1955 में एसबीआई का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, और उसको क्या बनाया गया, उसको भी सरकारी बैंक बनाया गया, ठीक है। उसके बाद भारत में लगातार क्या चलता रहा, बैंकों का इतिहास वैसी का वैसी चलता रहा। सारे बैंक लगभग क्या थे, निजी ही बैंक थे, है ना। और ये सारे बैंक जो है सिर्फ जो उद्योगपति होते थे उनको ही क्या देते थे, ऋण देते थे, या उनके डेवलपमेंट के लिए ही क्या करते थे, काम करते थे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये लोग क्या नहीं किए हैं, ये जो निजी बैंक, निजी वाणिज्यिक बैंक है, ये लोग ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते थे, उनको ऋण नहीं प्रदान कर पाते थे, किनको, ग्रामीणों को, है ना, या आम नागरिक को ये लोग क्या नहीं देते थे, ऋण नहीं देते थे, ठीक है। अलग ही ठसन था किसका, ये बैंक वालों का, ठीक है। इस समय में अलग ही ठसन था,
ठीक है, अब देखो इनका पूरा ठसन उतार दिया जाएगा किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, मतलब यहाँ बैंक जा रहे हो ना तो लोग अपने आप को यहाँ जो काम करने वाले हैं इतने ठसन में रहते थे, जैसे आज भी एसबीआई में जाओगे तो जैसे ठसन में रहते हैं एसबीआई वाले। ठीक है, मन तो करता है एसबीआई से अकाउंट क्या कर ले, मतलब अकाउंट कटवा ले वहां से। ठीक है, और कई लोग ऐसा कर भी रहे हैं। ठीक है, तो वैसा ही ठसन किसका रहता था, इन लोग का रहता था। किन लोग का, ये पूरे बैंक वालों का। अब आएंगी कौन, द वन एंड ओनली, कौन, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी। वो लाएगी इनको कहा, जमीन में। ठीक है, बहुत ज्यादा उचकते हो, चलो आ जाओ। ठीक है, 1969, ठीक है, क्या किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण, कितने बैंकों का, है ना, राष्ट्रीयकरण किया जाएगा 14 बैंकों का। ठीक है, मतलब अब भारत में 14 सरकारी बैंक बन गए। ठीक, फिर उनका दिमाग फिरेगा। ठीक है, फिर 1980 में क्या किया जाएगा, पुनः राष्ट्रीयकरण, कितने बैंकों का, 6 बैंकों का। ठीक है, 6 बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण। ठीक, उसके पश्चात आप देखते हैं कि लगभग 1980 के दशक तक भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे, 20। ठीक है, 20 बैंक थे, है ना। और भारत में अब बैंकिंग व्यवस्था थोड़ी क्या होने लगी, सुलभ होने लगी। अब ये लोग ना घर घर जाके क्या करते थे, भैया खाता खुलवा लो ना हमारे बैंक में, आइए ना सर, आइए, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, कॉफी पिलाएं, चलो ठीक है ठंडा मंगवाते हैं। ऐसे में आ गए ये लोग। ठीक है, किस वजह से, इस वजह से। ठीक है, अब इनको गली खोपचा घूमना पड़ा, क्या चीज के लिए, लोगों का खाता खुलवाने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सरकार का क्या बोलना चाहिए, जबरदस्त कदम। ठीक, समझ में आ गया, है ना। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, भारत में बैंकिंग व्यवस्था तो चलती रही, आम नागरिक भी यहाँ क्या खुलवाने लगे, खाता खुलवाने लगे। ठीक है, लेकिन क्या था, इनके नियम जो होते थे ना वो आदमी को परेशान कर देते थे। ठीक है, फिर उस नियम को क्या किया गया, और सरल बनाने का, और व्यवस्थित बनाने का, और जनहित मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको क्या बनाने का प्रयास किया गया कि वो सुलभ हो पाए लोगों के लिए। ठीक है, नियम को शिथिल करने का क्या किया गया, प्रयास। उसमें एक आती है नरसिम्हन प्रथम समिति 1994। ठीक है, वो बहुत सारे क्या देती है सुझाव कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था ऐसी 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 होनी चाहिए, हमारी ये सिफारिश है, इन सारी सिफारिशों को इन बैंकों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उस समिति की बहुत सारी सिफारिशों को इन लोगों ने क्या किया है, माना है। ठीक है, और उसके बाद फिर भारत में क्या होगा, एटीएम का विकास होगा। और फिर भारत, देखो ये वही समय है जब भारत में फिर आरआरबीज बनेंगे। 2 अक्टूबर 1975 भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्या होगी, शुरुआत होगी। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति बोल सकते हैं, क्रांति। ठीक है, कि जो ग्रामीण किसान होते थे अब उनके लिए एक उपहार के तौर पे क्या आ गया, आरआरबी आ गया। और आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे ना तो आरआरबी पे भरोसा लोगों का क्या है, ज्यादा है, क्योंकि उसको लोग क्या मानते हैं, सरकार का बैंक मानते हैं। ठीक है, सरकार के ऊपर हमारे देश के नागरिक बहुत जल्दी क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं सरकारी नौकरी वाला हूं और कोई प्राइवेट नौकरी वाला है और हम दोनों जाएंगे ना तो मेरे को ज्यादा इज्जत मिलेगा और उसको क्या, कम इज्जत मिलेगा। क्यों इज्जत नहीं मिलना चाहिए, मतलब मैं जो बोलूंगा उसको लोग जल्दी सुनेंगे और वो बोलेगा ना तो थोड़ा लेट से सुनेंगे। ठीक है, कारण क्या है, शासकीय व्यवस्था में उनका क्या है, एक अलग से क्या है, खून में क्या है कि भरोसा है। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला नहीं बोलूंगा जैसा अभी बोला जाता है। ठीक है, चलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो बाकी की कहानी अपन कल से करते हैं। कल फिर अपन कुछ जो बैंक राष्ट्रीयकरण जो हुआ है 12 बैंक, उसको क्या करेंगे, पढ़ें। ठीक है, कि कौन से बैंक का किस बैंक में क्या हुआ है, विलय हुआ है। ठीक है, वो एडीओ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो आने वाले पीएससी और अन्य एग्जामों के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है, ना केवल प्री के दृष्टिकोण से अपितु मेंस के भी दृष्टिकोण से। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही करते हैं।